नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। यूपी में उपचुनाव प्रचार का माहौल रोज रोज गर्माता जा रहा है। चुनाव की तारीख नजदीक आते देख सियासी बयान बहादुरों के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बटोगे तो कटोगे की तर्ज पर समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार बीते लोकसभा चुनाव में आजमाए हुए सफल फॉर्मूले पीडीए और संविधान के जरिए लगातार सत्ताधारी भाजपा पर हमला कर रहे हैं। दरअसल योगी हो या अखिलेश, दोनों ही बखूबी मालूम है कि भले ही ये महज 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव हों, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की जीत का रोड मैप यहीं से निकलेगा, जिसे लेकर दोनों ही फायर ब्रांड नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई। आज सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उपचुनाव की विधानसभा क्षेत्रों को मथा और एक दूसरे पर खूब सियासी तीर छोड़े और बयानबाजी की। चलिए आपको सुनाते हैं। ये विरासत को अपमान करने वाले लोग हैं, ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं, ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं, ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर इनकी विरासत क्या थी, इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। पहले से ही बीजेपी को पता लग गया कि यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कि पहली बार ऐसा समर्थन हर वर्ग से मिल रहा होगा। इतना समर्थन, इतना साथ और इतने समीकरण के साथ कभी चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं बना। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा सिद्दीकी साहब अभी तक की सबसे बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं, और इसीलिए जो हमारे लखनऊ वाले हैं उनकी भाषा बदली बदली नजर आ रही है। उनका पीडीए का जो फुल फॉर्म है, जो पीडीए का फुल फॉर्म है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। पीडीए में ये एच कहां से आ गया हमें नहीं पता, और जो पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, कम से कम डीएपी का ही फुल फॉर्म बता के चले जाते हैं। बता दें कि आगामी उपचुनाव नजदीक है और इस बीच वार पलटवार भी लगातार जारी है। जहां आने वाले उपचुनाव की तारीखें नजदीक हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर इस बार यूपी के उपचुनाव और महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के भी दारोमदार है, तो वही अखिलेश यादव भी भाजपा पर लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का एक नारा बटोगे तो कटोगे विपक्षी दल में हलचल मचा के रखा है, तो वहीं रोज इसी नारे के इर्द गिर्द विपक्ष भी अपना रोज एक नया नारा ला रहा है। और साथ ही बता दें कि अखिलेश को इस बार के उपचुनाव में पीडीए का सहारा लेना पड़ रहा है। बता दें कि पिछली बार भी अखिलेश यादव ने पीडीए का सहारा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुमत प्राप्त हुआ था भारी संख्या में। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव की जीत काफी अहम मानी जा रही है, कि दोनों ही पार्टियों को ये पता है कि इस बार का उपचुनाव आने वाले 2027 के चुनाव की जीत की नींव रखने वाला है। क्योंकि इस बार के उपचुनाव के जो एजेंडे हैं, चाहे पीडीए हो, संविधान हो या हिंदू एकता संबंधित हो, वो इस बार दोनों ही पार्टियों के दांव साख दांव पे लगा रखे हैं।
बता दें कि एक तरफ अखिलेश यादव का ये कहना है कि लखनऊ वालों की आजकल भाषा बदली नजर आ रही है और पीडीए का मतलब उन्हें नहीं पता है, तो वहीं अखिलेश यादव पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी हमलावर है। इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा से अजीत यादव सपा प्रवक्ता और भाजपा से विकास तिवारी नेता और कांग्रेस से अरशद रजा युवा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में। पहले हम अरशद रजा जी से जानना चाहेंगे। अरशद जी, लगातार उपचुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र झारखंड के भी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, क्या कहना है इसमें, क्योंकि वार पलटवार दोनों तरफ से जारी है? सबसे पहले आपको और आपके इन सभी को और जो भी दर्शक प्राइम टीवी देख रहे हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम जोहार है जी। अभी आप बयान सुना रही थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। मैं केवल ये जानना चाहता हूं आपके इस शो के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, मूल मुद्दे जैसे सड़क, बिजली, पानी पर बात करते हुए किसी भी चुनावी रैली में हम सभी नहीं देखते हैं। ये बड़ा ही दुखद है और प्रदेश और देश की राजनीति में ये सुखद संकेत नहीं है कि आप मूल मुद्दों से भटक करके धर्म, जाति की राजनीति पर मुखरता से बोले। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में हमारे जो खूबसूरती है भारत की, इस भारत की संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल है। और मुझे तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आखिर चुनाव आयोग इन सभी बातों को सुनकर के खामोश क्यों बैठा है। मैं आपसे केवल मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को इतनी छूट कैसे है कि महाराष्ट्र में कोई कहता है कि हम किसी धार्मिक स्थल पर घुस करके मारेंगे, तो असम के एक मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, इनके मुंह से केवल नफरती बयान निकलते हैं। आप यूपी में आइए तो यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। 10 साल से लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार बैसाखी के सहारे पर प्रधानमंत्री है। इसके बावजूद इस प्रकार का नारा, यानी उत्तर प्रदेश केंद्र की सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में देश सुरक्षित नहीं है? ठीक है अरशद, क्या ये सवाल करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय? आपने अभी देखा होगा प्रयागराज की धरती पर जो एग्जाम फरवरी मार्च में होना चाहिए, वो आखिर लोक सेवा आयोग पीसीएस की भर्ती के लिए एग्जाम क्यों नहीं हो पा रहा है? लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उस संवैधानिक प्रक्रिया के सचिव सामने आते हैं बड़े आंदोलन के बाद और ये कहते हैं कि शासन के निर्देश पर, लगातार ये बात कहते हैं कि शासन के निर्देश पर, शासन के निर्देश पर, शासन के निर्देश पर। क्या ये संवैधानिक प्रक्रियाएं सत्ता के आगे अधीन होकर के नतमस्तक होकर काम कर रही हैं? आज छात्रों का जो भविष्य है वो गर्क में है। कोई भी ऐसी पेपर नहीं है जो पेपर हो और उससे पहले पर्चा आउट न हो जाए। ठीक है अरशद रजा जी, आपने कहा कि भाजपा वाले कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू एकता की बात करते हैं और ये सारी बातें करते हैं। आपको याद दिलाते हैं कि इस बार के चुनाव में कोई भी पार्टी जनता की भलाई का नाम नहीं ले रही है, सिर्फ एक दूसरे पे वार पलटवार हो रहा है, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, सिर्फ वार पलटवार हो रहे हैं। हम अजीत यादव जी के पास जाना चाहेंगे। अजीत जी, अखिलेश यादव जी का बयान आपने अभी सुना, रजा आपके पास फिर आएंगे, आपके पास फिर आएंगे। अजीत जी, अखिलेश यादव का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा लखनऊ वालों की भाषा इस वक्त बदली हुई नजर आ रही है, उन्हें पीडीए का मतलब नहीं पता। क्या कहना है चाह रहे हैं अखिलेश यादव अपनी इस बात से? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल बयान देने में माहिर हैं। ये बयान वीर बन करके घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में भाषण कर रहे हैं, जाकर के झारखंड में भाषण कर रहे हैं केवल। और उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है, बेरोजगार है,
प्रयागराज में सड़कों पर किस तरीके से पुलिस की लाठियां खा रही है और पुलिस उनको किस तरीके से भाजपा के अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि सादी वर्दी में कौन लोग थे जो जा करके आंदोलनरत जो लड़कियां थी, बहन बेटियां थी, उनको घसीट घसीट कर पीटने का काम किए हैं। इसका जवाबदेह कौन होगा? उत्तर प्रदेश में आज अपराध जो है चरम पर है। हिरासत में मौतें हो जा रही हैं। लखनऊ में एक अमन दलित की हिरासत में मौत हुई, पुलिस ने पीट पीट करके मार डाला। अभी लखनऊ में एक मोहित पांडे की मौत हुई, हिरासत में पीट पीट के मार डाला। प्रयागराज में हम लोग रहते हैं, प्रयागराज की वो स्थिति है कि प्रयागराज में हर दिन बेरोजगार सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या कर रहा है अपने माँ बाप के नाम पर कि हम आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम आपकी जो है लाठी का सहारा बनना चाहते हैं, हम आपके स्वप्न जो है उसको पूरा करने में नाकाम है, इसलिए हम जो है आत्महत्या करने को मजबूर हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग 5-6 साल से बंद है, आज तक इन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी मांग चल रही है। माध्यमिक का, बेसिक का और उच्च शिक्षा आयोग अलग अलग था, ये सरकार उसको मिला करके एक आयोग बना रही है और 3-4 साल से नहीं बना पाई, एक भी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं और ये केवल घूम घूम करके बयान दे रहे हैं। अब महिला अपराध में उत्तर प्रदेश एनसीआरबी का डाटा आया नंबर 1 पे है। किस तरीके से लोगों को, किसानों को प्रताड़ित किया गया। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ किसान खुशहाल है, तो क्या किसान यही खुशहाल है कि खीरी लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है किसानों को थार गाड़ी चढ़ा करके मार डालता, रौंद करके मार डालता है? क्या यही किसान खुशहाल है? इस देश का किसान यही खुशहाल है कि आंदोलन करते हुए इस देश के किसानों को आतंकवादी बताया जाता है, इस देश के किसानों को खालिस्तानी बताया जाता है और 800 किसान मर गए। आज तक प्रधानमंत्री जी और किसी भी इनके भाजपा के नेता का एक भी बयान कहीं पर आया हो और इन्होंने कहा हो कि जो किसान मरे थे उनके भी परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं करेंगे ये लोग केवल नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं। इनके लैब में जो भी शब्द तैयार किए जाते हैं, जो भी अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ वालों को पीडीए का मतलब नहीं पता, लखनऊ वालों की भाषा आजकल बदली हुई है। एक जवाब अखिलेश यादव ने किसके लिए कहा? अखिलेश यादव ने ये योगी आदित्यनाथ के लिए कहा या सभी लखनऊ वालों के लिए? भाषा लखनऊ वालों की भाषा इसलिए बदली हुई है कि लखनऊ वालों को डर है कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीत करके और गठबंधन ने 43 सीट जीत करके इनकी हवा निकाल दी है और उपचुनाव में कहीं हार गए तो उपचुनाव के बाद कहीं यही ना हटा दिए जाए उत्तर प्रदेश में। इनके ऊपर बड़ा दबाव है और प्रेशर है। दिल्ली वाले इनकी क्लास फेली लगाए हुए हैं। अखिलेश यादव ने जो लखनऊ वालों को बोला वो सिर्फ भाजपा पार्टी के लिए बोला है, सभी लखनऊ वालों के लिए नहीं बोला, ठीक है? वो सिर्फ भाजपा पार्टी के लिए बोला है ना उन्होंने। आज भाजपा नहीं भाई, ये तो नारा दिए हैं कि मोदी सरकार, भाजपा की सरकार नारा दे करके नहीं आई है। ठीक है, अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, आपकी बातों का जवाब देना चाहेंगे हम विकास तिवारी से। जब इनको ठीक है, आपकी बातों का जवाब देना चाहेंगे हम विकास तिवारी जी से। विकास तिवारी जी बताइए, अखिलेश यादव ने कहा लखनऊ वालों की भाषा आजकल बदली हुई है, तो अजीत यादव जी का कहना है कि लखनऊ वालों का नहीं, भाजपा का नहीं, सिर्फ मोदी सरकार का। भाजपा ने ये नई पार्टी बनाई है मोदी सरकार के नाम से। दूसरा, अरशद रजा जी का कहना कि आप लोग बात नहीं करते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, सिर्फ मुद्दा भटका रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं समझ नहीं पाया, क्या सवाल आपका? विकास जी, अरशद रजा जी ने कहा कि भाजपा वाले विकास के मुद्दों की बात नहीं करते हैं, सिर्फ युवाओं को भटका रहे हैं। और अजीत यादव का कहना है कि लखनऊ में भाजपा सरकार नहीं, मोदी सरकार है। अच्छा, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है कि लखनऊ में मोदी सरकार है। लखनऊ में देखिए, मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं और निस्संदेह विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और ऐसे नेता यदि नेतृत्व में हमारी पार्टी चल रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं, हमें निश्चित तौर पे हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारे पार्टी में सभी व्यक्ति का,
हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, सभी व्यक्ति का अपना महत्व है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई बाप बेटे की पार्टी नहीं है, और हमारे यहाँ पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में हुआ। आवाज नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार से वो चाचा भतीजे का ड्रामा हुआ था, और चाचा कभी इन हो रहे हैं, कभी आउट हो रहे हैं, कभी धमकी दे रहे हैं बाहर निकलने की, कभी नई पार्टी बना रहे हैं, फिर जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, और फिर उन्हें पद नहीं दिया जा रहा है। हमारे पार्टी में कभी देखिए ये भी मूल मुद्दे पर बात नहीं कर पार्टी पाएंगे में क्योंकि इनके पास है ही पार्टी नहीं। में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और फिर उसे कोई और भी जिम्मेदारी दी जा सकती है उसकी स्थिति परिस्थिति अरे को आप देखते सत्ता हुए, में उसकी हैं, आप क्षमता को स्वास्थ्य, देखते हुए, रोजगार और शिक्षा पर बात समीकरणों के करिए ना। आधार पर। इसलिए हमारी पार्टी के आधार पर समाजवादी पार्टी वाले टिप्पणी तो ना ही करें, कम से कम पहले वो अपने गिरेबान में झांके। दूसरी बात, जहां तक सत्ता पाने की बात है, तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता सत्ता पाने के लिए जो सपने देख रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हैं। तो सपने में देखने में कोई बुराई नहीं है, वो देख सकते हैं। जहां तक बात विकास की है, हमारी पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बना रही है। मोदी जी लगातार मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, 10 साल से ऊपर लगातार 10 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है, और आगे भी 15 साल का सफल कार्यकाल वो पूरा करेंगे। तो इससे निश्चित तौर पे जनता उस पर मुहर लगा रही है, तभी तो ऐसा हो रहा है। क्या ये देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? क्या ये नहीं समझते कि देश की जनता इतनी समझ है कि वो समझ सके कि उसके लिए क्या हितकर है और क्या उसके लिए अहितकर है? देश इतना आगे चला गया तो निश्चित तौर पे हमारा वोटर मूर्ख तो है नहीं। यदि उसे भाजपा में भी अपना विकास दिख रहा होगा तभी तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, और सिर्फ केंद्र की ही बात नहीं। यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार ये मुझे लगता है 50 सालों के इतिहास में पैसा हुआ है कि जब कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा के लिए चुना गया हो। आप बताएं उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कब हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी पर अपनी मुहर लगाती है, और इसलिए हमारी सरकारें हैं। और जहां तक विकास की बात करते हैं, मैं कहता हूं, हेलो विकास जी, जी ठीक है, प्रयागराज में जो छात्रों के साथ हुआ, क्या वो सही था? छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, वो कहां तक सही था? छात्रों पर देखिए, छात्रों पर कोई लाठियां नहीं बरसाई गई, और छात्रों को क्या कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके का धरना देने का ये सभी छात्रों का अपना उनका अधिकार है। विकास जी, लाठियां तो चली थी, क्योंकि वो तो विजुअल्स आए थे, लाठियां तो चली थी, आप उससे इनकार नहीं कर सकते थे। देखिए, शांतिपूर्वक धरना देना सभी छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है। ठीक है, 3 दिन 4 दिन से धरना चल रहा था। सरकार के लोगों ने जैसे कि तुरंत किसी की बात इस तरह से तो नहीं मान ली जाती, उस पर सोच विचार मंथन करना होता है। और जब हमारे अधिकारी, जब जो आयोग के अधिकारी इस बात को समझ पाए तो उन छात्रों के सामने आकर के उन्होंने अपना विषय स्पष्ट किया और उनको संतुष्ट किया। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई छात्र के नाम पर कुछ वहां पे अराजक लोग पहुंच करके माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, तो शांतिपूर्ण वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और यदि कोई कानून व्यवस्था खराब करेगा तो उसके लिए प्रशासन अपने तरीके से निपटेगा। जी अरशद रजा जी बताइए, इनका कहना है कि लाठियां नहीं चली थी। हाँ। ठीक है विकास जी, अरशद रजा जी से आपकी बात का जवाब लेते हैं। अरशद रजा जी, इनका कहना है कि लाठियां नहीं चली थी, जब सरकार को लगी कि अब बात माननी चाहिए तो सरकार ने बात मान ली। 4 दिन बाद, 4 दिन के प्रदर्शन के बाद सरकार को बात माननी पड़ी अभ्यर्थियों की। बताइए क्या कहना है इसके बारे में? पूरा देश देखा है कि किस तरीके से लाठियां चलाई गई। देखिए कैसे ये इतना टाइम समय लेकर के इन्होंने बोला आपके डिबेट में, लेकिन एक भी बार न तो शिक्षा पर ये बात की है, न स्वास्थ्य पर बात की है, न रोजगार पर बात की है, न सड़क बिजली पानी पर बात की है। आगे भी आ रहा था। ये केवल समाजवादी पार्टी की बात। अरशद जी को बोलने दीजिए, विकास जी अरशद जी को बोलने दीजिए। जी अरशद, मैं ये कह रहा हूं कि किस प्रकार से प्रयागराज के आंदोलन में ये कह रहे हैं कि जो छात्र, जो नौजवान अपने माँ के गहने को गिरवी रख करके, अपने पिता की जमीन को गिरवी रख करके तैयारी करता है, अपने माँ बाप के साये से दूर जाकर के किसी धरती पर तैयारी करता है, तमाम त्याग करके अपने बहन की शादी को ठुकरा देता है अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने माँ बाप के बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए, उनकी लाठी का सहारा बनने के लिए दिन रात अपने आप को तपाता है, एक टाइम खाना खा करके और तैयारी करता है। और आप उन छात्रों को अराजक बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि उस आंदोलन में अराजक तत्व तो घुस गए थे। अरे विकास जी, शर्म करिए और माफी मांगिए इस चैनल पर, और बताइए कि कौन लोग उसमें अराजक हैं। क्या आप छात्रों को अराजक मानते हैं?
जो छात्र अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर आकर के सत्ता से सवाल पूछ दे मैं जवाब तो क्या वो देता हूं। अराजक है? मैं जवाब देता हूं। सत्ता की मलाई विकास आप जी चाप रहे हैं, ये आते सही हैं बात आपके है। पास भी, अरशद जी अपनी आप बात पूरी चापिए, कर ले। सत्ता की मलाई खाइए, लेकिन आप छात्रों को अराजक कहना बंद कर दीजिए। किसान जब दिल्ली की दहलीज पर जाना चाहता है अपनी एमएसपी की मांग को लेकर के, तो आप उसको खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने किन किन शब्दों से नवाजने का काम करते हैं। जब महिलाएं, हमारी पहलवान बेटियां हरियाणा की दिल्ली की दहलीज पर जाती हैं, तो उन पर भी आप पुलिस के बूटों से रौदने का काम करते हैं। और प्रयागराज की धरती पर आज छात्रों को आप अराजक बोल रहे हैं। आप इंतजार करिए, यही छात्र, नौजवान, किसान, जो किसान के पुत्र हैं, उपचुनाव ही नहीं, आने वाले अगले चुनाव में भी आपको करारा जवाब देंगे। 24 तो केवल अभी 24 ट्रेलर है। 24 में आप कहां 70 पार का नारा लगा रहे थे, 80 का 80 नारा लगा रहे थे, और आपके उस 80 के 80 नारे का हवा इन्हीं छात्र, नौजवान, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और किसान भाइयों ने निकाला है। इंतजार करिए, उपचुनाव में भी और आने वाले अगले चुनाव में भी आपको उत्तर प्रदेश की जनता पैदल कर देगी, क्योंकि आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक पेपर, तो कोई भी पेपर हो, चाहे यूपी कांस्टेबल की भर्ती हो, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती हो, चाहे लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए। जो सरकार एक पेपर उचित सही समय पर नहीं करा सकती, बिना पेपर लीक के नहीं करा सकती, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए इस सरकार को, सामने आकर के माफी मांग लेनी चाहिए कि हम नौजवानों के सबसे बड़ा भविष्य को मुद्दा रोक दिए, कि भाजपा सरकार में एक भी परीक्षा सही से नहीं हो पाई। मुझे लगता है हमारे मित्र को, साथी को अपनी याददाश्त सही अजीत जी आप आते हैं आपके पास भी, विकास जी जवाब दे दे अरशद जी की बात का। कुछ दिन पहले पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी और वो पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई थी, जिसमें कहीं पे कोई समस्या नहीं हुई। ये समस्या चूंकि हमारे पास छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा है और चूंकि पहले के समय में, अब के समय में तमाम बदलाव आए हैं, टेक्नोलॉजी, जवाब है, छात्रों की संख्या ज्यादा है, सोशल मीडिया का दौर है, ये कौन सा जवाब है? इसलिए अब जो है थोड़ी सी, इसके पहले छात्र नहीं थे क्या? ठीक है अरशद जी, पेपर में हो रहे धांधली को देखते हुए, गजब जवाब है, पेपर में हो रहे लगातार धांधली को देखते हुए हमें एक नई व्यवस्था लाने के बारे में कुछ अधिकारियों ने अपने विचार किए, लेकिन जब छात्रों ने उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करी तो अधिकारियों ने उस बात को गंभीरता से सुना और उनकी समस्या को निराकरण करने का प्रयास किया। और उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए देखिए, आप आज ही आपने देखा हुआ डेट में बदलाव भी हुए हैं और आरओ की परीक्षा को जो है, यही प्रदेश के छात्र आपको वोट करते हैं, नौजवान वोट करते हैं, तो अराजक नहीं रहते हैं। जहाँ पे लाखों और अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो आप उनको अराजक बोल रहे हैं। उसके लिए हमें माफी मांगिए इस चैनल के माध्यम से छात्रों, नौजवानों से, और पारदर्शी तरीके से, निष्पक्षता से संपन्न कराना है। माफी मांगिए आप। उसके लिए व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। अब उसके लिए कोई ऐसा तो है नहीं कोई सामने आकर के आपसे कोई बात कहे और आप तुरंत उसको तुरंत मानने तैयार हो जाए, यहाँ ठीक है हम आपके हिसाब से कर देंगे, इस तरीके से। यही लोग आपको सरकार बना के देते हैं, क्यों भूल जा रहे हैं? अपने संसाधन देखने पड़ेंगे और फिर क्यों भूल रहे हैं? आप यही लोग सरकार बनाते हैं। विद्यार्थियों की जो भी जायज मांग है हम उसके साथ और अपनी वोट की चोट से आपको जवाब भी देंगे, मत घबराइए। समाजवादी पार्टी के लोग और अन्य विपक्षी दल के लोग कम से कम पहले अपने गिरेबान में झेंके। उन्हीं के समय में इसी आयोग को यादव आयोग कहा गया था। अनिल यादव जब उसी आयोग के अध्यक्ष के पद, चेयरमैन के पद पर बैठे थे, उन्होंने किस प्रकार से धांधली की थी, उन पर कितने आरोप लगे थे कि आप ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब समाजवादी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की तरफ से पर्चियां जाती थी और वही लोग भर्ती हो जाते थे और हमारा सारा युवा जो है, क्या आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आप सरकार से सीख लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? ठीक है विकास जी, आपकी बात का जवाब देना चाहेंगे अजीत जी से। चल रहे हैं जाति विशेष के लोग और एक ही परिवार के लोग, सैफई और इटावा से जुड़े हुए लोग जो फिर सिर्फ नौकरियां पाए, आज कौन लोग हैं? लोगों को इन्होंने बाहर। ठीक है विकास जी, आपकी बात का जवाब लेते हैं अजीत जी से। अजीत जी, सपा पे बराबर इल्जाम लगते हैं कि परिवारवाद करती है, क्या कहना है इसके बारे में? विकास जी की बात का जवाब दीजिए। परिवार का दर्द, जो परिवार का दर्द वही समझेगा जो परिवार में होगा ना। एक अभी हम बोल देंगे तो व्यक्तिगत हमला हो जाएगा। के दर्द का क्या मतलब है? आप अपने परिवार में, अरे आप अपनी मेहनत से कमाई कीजिए, नौकरी कीजिए या कोई व्यवसाय करिए, अपने परिवार में बांटिए। लेकिन ये जो सरकार है ये आपकी निजी संपत्ति नहीं है, ये सभी के पूरे जनता की कमाई का उस पर हिस्सा है, सब पे बराबरी का अधिकार है। आप कहाँ लोगों को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप मुख्यमंत्री इसलिए बनेंगे? विकास जी, अजीत जी को बोलने दीजिए।
किस हम तरह उस की पर बात कर नहीं रहे हैं जाना आप? चाहते। किस तरह की हल्की लेकिन बचकानी बात कर बात रहे हैं ये आप? है, क्या परिवार ये के दर्द जवाब मतलब दें सारा कि सैफई इस और इटावा के लोग प्रदेश सब कुछ में खाएंगे पिएंगे? स्वास्थ्य ऐसा थोड़ी हो सेवाएं सकता है, एकदम जो ऐसा है, नहीं होने देंगे। और देश अगर की जनता, इनकी प्रदेश की व्यवस्थाएं जनता जो इस बात को स्वास्थ्य समझ सेवाओं गई में है उसका और इसीलिए एकदम आपको ही सत्ता से बाहर कर दिया खस्ता है, हाल कोई और स्थिति विषय हो नहीं है। चुकी है। ठीक और है परिवार विकास के जी, लोगों को अजीत जी को ढकेलते आपकी हुए बात का ड्राइवर जवाब मिलते देने हैं। दीजिए। जी। विकास जी, देखिए, अजीत यहाँ जी तो को प्रकार बोलने से लड़ाई दीजिए। होता है, चाचा भतीजे में आप लोगों ने देखा ही है। थानों में ये स्थिति है कि लूट मची हुई है। इनके मंत्री और विधायक खुद बोलते हैं। इनके एक मंत्री ने बोला पट्टी के विधायक रहे हैं, आप पता कर ले मोती सिंह, हम थोड़ी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे 40 साल के जीवन काल में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। इनके एक विधायक गुर्जर जी हैं, अभी उन्होंने बोला, देवेंद्र सिंह एमएलसी भाजपा के हैं, उन्होंने बोला कि छात्रों के साथ जो है बीजेपी की सरकार अन्याय कर रही है, कोई भी एक भर्ती जो है पारदर्शी ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। अभी हाई कोर्ट का फैसला आया पुलिस की भर्ती में, पुलिस की भर्ती का ये आलम है कि 25 क्वेश्चन गलत हैं। आप बताओ कैसे उसमें सामान्यकरण और नॉर्मलाइजेशन करोगे, आप कैसे मानकीकरण करोगे? जो आप क्वेश्चन है 25 गलत कर दिए हैं। वही स्थिति ये जो है आयोग में एलटी ग्रेड की परीक्षा कराने में इनके शासन काल में परीक्षा नियंत्रक जेल जाती है, उस पर बात नहीं करेंगे। 68,500 की सुपर टेट की परीक्षा कराने में सुक्ता सिंह जेल जाती है और बहाल होकर के आज नौकरी कर रही हैं, चाहे वो अंजू कटियार हो चाहे सुक्ता सिंह हो। तो भ्रष्टाचार चरम पे है। आए दिन पेपर उठा करके पढ़िए कि किस तरीके से जो है थानों में हिरासत में मौतें हो जा रही, उस पर नहीं बोलेंगे। जैसे इन्होंने किसानों पर आरोप लगाया, जब कोई आंदोलन होता है ये कोई ना कोई नैरेटिव करना शुरू कर देते हैं। आज ये छात्रों को अराजक बता रहे हैं। अरे भाई, अराजकता तो आपके बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता फैला रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि कटोगे तो जो है एक रहोगे तो सही रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे, ये बयान दे रहे हैं। अरे हम तो आयोग के आंदोलन करने वाले छात्रों ने कहा कि हम न बटेंगे और न हटेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, और वो डटे रहे और सरकार को झुकना पड़ा। किसान आंदोलन में भी इनको झुकना पड़ा। 800 किसान हम सवाल करते हैं मर गए तो उसका मुआवजा नहीं दिया गया आज तक किसानों को। और मोदी जी कह रहे थे कि मैं समझाने में नाकाम रहा किसानों को, मैं बड़ा दुखी हूं कि मैं किसानों को, इस देश के किसानों को समझा नहीं पाया। नोटबंदी इन्होंने किया था कि नोटबंदी से बताएं कि कौन सा फायदा देश को हुआ। आज देश की स्थिति ऐसी स्थिति में पहुंच गई, आर्थिक स्थिति, कि ये कर्ज पे कर्ज बढ़ाए जा रहे हैं। आज हर देश का एक नौजवान लाखों रुपए के ऊपर कर्जदार हो चुका है। केवल भाषणबाजी, केवल नैरेटिव गढ़ना, केवल मंचों पे जाकर के जो लैब में तैयार होता है वो आंदोलन को डिस्टर्ब करना। आप बताइए, कोई आंदोलन करने जाएगा उसको आरोजक बता देंगे, खालिस्तानी बता देंगे, आतंकवादी बता देंगे। हम ये पूछते हैं कि इस तरीके की स्थिति आई क्यों? आज आयोग में छात्रों ने आंदोलन क्यों किया? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि विज्ञापन के समय अगर कोई नोटिफिकेशन हो गया है और नोटिफिकेशन के समय अगर विज्ञापन में जो भी नियम और शर्तें लागू हैं वो जब तक पूरी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो जाती उसको बदला नहीं जा सकता। तो आयोग बीच में परिवर्तन क्यों कर रहा है? शिफ्ट में परीक्षा क्यों कराना चाहता है? इसलिए कि पीसीएसजे में 50 कॉपी बदल दी गई और 50 कॉपियों को बदल करके जो छात्रों को जज बनना चाहिए था, पीसीएसजे में होना चाहिए था, वो छात्र बाहर कर दिए गए। ठीक है और अजीत जी, जो छात्र अजीत जी एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, बना आपसे। दिया गया। ये हाई कोर्ट का डिसीजन है, ये हम नहीं कर रहे हैं। तो उसको भी ये कहेंगे। ये आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाते हैं। समाजवादी पार्टी में इनकी 7 साल सरकार उत्तर प्रदेश में हो गई और 10 साल सरकार ऊपर इनकी हो गई केंद्र में। आज तक सीबीआई जांच करके समाजवादी पार्टी आयोग पे जो आरोप लगाते हैं कि एक भी भर्ती प्रक्रिया को इन्होंने रद्द करवाया हो और सीबीआई ने आरोप लगाया हो, फर्जी मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। इनको आर्डर भी नहीं पता होगा कि अनिल यादव के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्डर किया है। अनिल यादव के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। ये केवल समाजवादी पार्टी की आड़ में जितने इनके मुद्दे हैं, जो मुद्दा उठता है उसकी आड़ में ये बचना चाहते हैं और नैरेटिव आकर के टीवी पे अजीत जी आपकी बात का जवाब देना चाहेंगे विकास तिवारी जी से। समय में क्या हो रहा है?
आज अजीत जी। अस्पताल में मैडम, मुझे जाइए, मैं फिर एक बार लोगों कहना को जो चाहूंगा है कि लगता है हमारे स्ट्रेचर भाई नहीं को मिल पा समाजवादी रहा ठीक है पार्टी के अजीत लोगों जी, जाने के लिए को दवाई आपकी नहीं अपनी बात निगरान का नहीं जवाब करनी लेते चाहिए। हैं विकास जी जब से। इन्होंने हमारे दवाई मंत्री नहीं है। मोती सिंह जी की बात करी, ये पूर्व स्थिति मंत्री बनी के, हुई है उत्तर तो इन्हें विकास याद जी, होना एक चाहिए। अजीत जी आपकी बात का जवाब लेते हैं विकास जी से। विकास जी को बोलने दीजिए। विकास जी बिल्कुल। बताइए, क्योंकि सपा और मैं- कांग्रेस के राज्य में कभी प्रदर्शन नहीं हुए हैं, प्रदर्शन सिर्फ अरे, भाजपा राज्य में क्या ही बात हो कर रहे रही- हैं, ये क्या बात कहना कर रही- है इन लोग का। हाँ, इनका कहना है तो इनका कहना सही नहीं हो सकता ना। ये अरे लोग तो झूठ भाजपा बोलते इस ही हैं। तरीके का अगर झूठ बोलने कृत्य के लिए ये करेगी लोग तो जाने ही आंदोलन जाते तो हैं। होगा ही। इन्हें याद होना चाहिए। भाजपा ये हमारे सरकार है, पूर्व भाजपा मंत्री सरकार के खिलाफ आंदोलन मोती नहीं सिंह होगा, आरोप छात्र लगा रहे मांग हैं नहीं कि उन्होंने करेंगे। ऐसा आरोप लगाया। हम लोग इन्हें मांग नहीं याद होना करेंगे, चाहिए सड़क पर नहीं जब उतरेंगे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और अखिलेश जी के मंच के सामने ही अगर नेताजी हम मुलायम छात्रों सिंह के हित यादव में जी ने लड़ते कहा हैं था कि समाजवादी हमारी पार्टी के लोग, तो समाजवादी कौन सा पार्टी गलत की करते सरकार में हैं? भ्रष्टाचार हो रहा है और बताइए, समाजवादी गरीबों पार्टी के को, सारे कार्यकर्ता दलितों को हिरासत ट्रांसफर और में मार पोस्टिंग दिया में लगे जाएगा हुए तो हैं। कौन हर जगह पे बोलेगा भ्रष्टाचार नहीं? बढ़ गया है, इसको कंट्रोल कानपुर करो। में एक दलित लड़की का सबके बलात्कार होता सामने है, कहा उसके था, माँ बाप उस न्याय बात मांगने को नहीं जाते हैं भूलेंगे, थानों में, उस बात को नहीं याद उनको रखेंगे न्याय कि नहीं हमारी मिलता, पार्टी में हत्या कितना कर लेते भ्रष्टाचार हैं। हुआ था। हाथ और में भ्रष्टाचार उसको का आलम ये लड़कियों रहा को मार कि करके इनके फेंक मंत्री दिया गया गायत्री प्रजापति और उसको जो है गायत्री मनगढ़ंत प्रजापति कहानी जो बता अभी तक करके जेल में कुछ और है, बताया कितने जाता है। करोड़ का घोटाला था उन पर, तो ये कितने इस का आरोप तरीके से लगा है, सरकार क्यों उसको ध्यान नहीं देंगे ये लोग। कहेंगे ये लोग बटोगे अपनी तो कमियां तो कटोगे। भूल जाते हैं अरे भाई, दूसरों पे आरोप नारा तो लगाने दे में। दिया नौजवानों यही ने समाजवादी पार्टी कि की ना हम सरकार थी बटेंगे, जब ना हटेंगे, 2.5 हम 3 साल जीतेंगे तक और पूरे जीत मुजफ्फरनगर और करके कैराना दिखाया। पूरे पश्चिम अब यूपी हमारा सरकार के पास दंगों कुछ की आग बची से नहीं सुलग है। रहा था, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी थी। केवल ये मुंह बजाने हमेशा का बांटने काम की बात कर रहे करते हैं हैं भाजपा के और लोग हमारे इस समय। नारे पर कह रहे हैं और ये कटोगे उपचुनाव बटोगे पे, हारेंगे, ये कह देखिएगा। रहे हैं कि ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अरे क्या बात करते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। ये तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमेशा संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। ये तो बाबा साहेब का नारा था। अंग्रेजों ने हमें फूट डालो राज्य करो की नीति पर हम लोगों पे शासन किया 400 सालों तक। उस समय भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नारा था कि सब लोग एकजुट रहो। हमारे बड़े बूढ़े सिखा गए हैं। बचपन में हमको पढ़ाई जाती थी कि लकड़ियां जब एक साथ रहती हैं तो नहीं टूटती हैं, अकेले अकेले रहती है तो टूट जाती हैं। इसमें क्या बुराई है एक साथ रहने में, लेकर इसमें क्या समस्या है किसी को भाई? इन्हें क्या दिक्कत होनी चाहिए? यदि हमारे सभी देशवासी एक साथ रहें, हमारे सभी लोग एक साथ रहें, एकजुट रहें, इस नारे में इन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? इसमें आपत्ति इन्हें इसलिए होती है कि इनकी जो बांटने की राजनीति है वो नहीं चल पाएगी, लगातार चल नहीं रही है। पिछले 10-12 सालों से ये लोग सत्ता से बाहर हैं और इसलिए अब ये लोग परेशान हो गए हैं और उलूल जुलूल तरह की बातें कर रहे हैं। जहां तक नौकरियों की बात है तो सबसे ज्यादा नौकरियां हमारे ही सरकार ने दी थी। इन्होंने क्या किया था? मेरिट के आधार पर नौकरियां लाने का काम किया था। सबसे ज्यादा नकल समाजवादी पार्टी की सरकार में होता है। 10-10 साल तक लोग वेट करते थे और जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते थे तो उस समय लोग कहते थे कि अब हम 10वीं पास कर लेंगे और उसके बाद 10वीं पास करके ढेर सारे नंबर ले आते थे और फिर मेरिट के आधार पर इन्होंने भर्तियां कर दी अपने उन्हीं अयोग्य लोगों को भरने के लिए। ये हमको आईना दिखाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से इनके यहाँ अयोग्य लोगों को भरा गया, जिस प्रकार से इनके यहाँ क्या कहते हैं भ्रष्टाचार किया गया, जिस प्रकार से इनके यहाँ नैतिकता को फांक पर रखा गया, जिस प्रकार से इनको सरकार को अपनी एक निजी संपत्ति मान के बैठे और जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति किया, भ्रष्टाचार और दंगे को प्रदेश में झोंक दिया। प्रदेश की जनता इनको जान गई, प्रदेश की जनता इनकी चाल को समझ गई और इनको लगातार सत्ता से बाहर कर दिया। चुनाव पे चुनाव इनको हराई जा रही है। 19 में हराया, फिर 22 में हराया, क्या कहते हैं 17 में हराया, 19 में हराया, 22 में हराया और 24 में हराया। तो अभी बताइए, गजब है। 24 में क्या हुआ? नहीं समझ पाता कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है। 24 में क्या हुआ महोदय? पूरे पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अरे महोदय 24 में बताइए क्या हुआ? पार्टियों के साथ गठबंधन करके कुछ सीटें अपनी बढ़ा लिए तो ये इसको अपनी जीत उतारते हैं। मैं समझ नहीं पाता। विकास जी, मुख्यमंत्री कोई और है। विकास जी, ठीक है। अरशद जी से जानना चाहेंगे। अरशद जी, एक नारा आया बटोगे तो कटोगे, इससे विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि बचपन से हमें स्कूलों में भी यही पढ़ाया गया कि एक रहना है, बटना नहीं है। घरों में भी सिखाया जाता है कि एक रहना, बटना नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री ने ये कहा तो क्यों विपक्ष को इतना बुरा लग रहा है? आखिर विपक्ष इसका मतलब क्या समझ रहा है? विपक्ष को बुरा नहीं लग रहा है और विपक्ष को बुरा लगना भी नहीं चाहिए। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि क्या बचपन में ये पढ़ाया गया है कि बटोगे तो कटोगे? ये पढ़ाया गया कि बटना नहीं है, एक होके रहना है। इसमें ये बताइए कटना कौन सी भाषा है? क्या ये अहिंसक भाषा नहीं है? ये बताइए मुख्यमंत्री जी ने ये कब कहा था? मैं कह रहा हूं कटना अहिंसक भाषा है या हिंसक भाषा है? विकास जी बताइए, विपक्ष को मतलब बताइए बटोगे तो कटोगे का।
कटना मैं ये देखिए, पूछ रहा हूँ कि क्या अहिंसक बतो भाषा हर है ठीक या है हिंसक हर्षद भाषा है? जी, विकास जी भाषा क्लियर शैली कर अलग रहे होती हैं है। उस भाषण कटने को। का मतलब होता है, कटने का मतलब होता है कि जैसे कि अभी आपने सर तन से जुदा, सर तन से जुदा का क्या मतलब होता है, जरा इनको समझाइए। अभी राजस्थान में जिस प्रकार से हुई थी घटना और सर तन से जुदा कर दिया गया था, उसका क्या अर्थ होता है, शायद इन्हें पता नहीं है क्या? इसी को कटना कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बटेगा तो इसी प्रकार से कटेगा, इसका अर्थ यही है। इन्हें स्पष्ट तौर पर समझ लेना देखिए, चाहिए। ये इसलिए सभी एक शैली वालों को, जो देश को अपना देश मानता है, जो देश विरोधी नहीं है, जो जिसमें राष्ट्र हित की भावना है, ऐसे लोग चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जात के हों, जो पूरे देश में रहते हैं और एकता की बात रखते हैं, उनको एक रहना है। और राष्ट्र विरोधी लोगों ये को केवल आपके समाज भाषण में विरोधी अच्छा ताकतों लगता से है। अलग रहना है और समाजवादी ताकतों से उन्हें खतरा है। इसलिए हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे, और जो समाज विरोधी ताकतें हैं वो परेशान होंगी, यही इसका अर्थ है। ठीक है हर्षद जी, भाजपा प्रवक्ता ने पूरा मतलब समझाया। अब ये बताइए कि विपक्ष ने इसका क्या मतलब निकाला। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी 5000 वर्ष पहले की हमारी संस्कृति और संस्कार चले आ रहे हैं। ये देश आज से नहीं, हजारों वर्ष पुराना इसका इतिहास है। शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को जानकारी नहीं होगा। इनके नेता तो ये मानते हैं कि 2014 में देश को आजादी मिली। तो इन मनगढ़ंत बातों पर मैं केवल जो सही चीजें हैं, जो साक्ष्य है, मैं उसको बताना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये बटोगे तो कटोगे, ये समझाना चाह रहे हैं लोगों को कि क्या विकास तिवारी जी दलित भाइयों के साथ बैठ करके उनकी थाली में भोजन करेंगे हमारे साथ? बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। करते हैं। क्या हमारे सम्मानित दलित भाइयों के साथ बैठ करके मेरे साथ आप भोजन करेंगे? हाँ बिल्कुल उनकी करेंगे। थाली में? हाँ करेंगे। मैं अपने घर पर दलित भाइयों की दावत दे रहा हूं और आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं, आप आइए। देते हैं। मैं अपनी थाली में दलित भाइयों के साथ आपको भी खिलाना चाहता हूं। क्या आपको ये दावत स्वीकार है? यही भ्रम, क्या आपको ये दावत स्वीकार है? भ्रम फैलाने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है हर्षद जी, मैं भ्रम आपने नहीं फैला रहा इस हूं। बात का भी मैं जवाब खुला विकास चैलेंज जी कर रहा से हूं। लेते हैं। मैं खुला चैलेंज कर रहा हर्षद जी, हूं। हर्षद जी, आपकी मैं इस बात का सम्मानित जवाब दलित विकास जी भाइयों से को लेते अपने हैं। घर पर खाने पर बुला रहा हूं। विकास जी, ये आपको भी दावत बताइए, दे रहा हूं, क्या आप उस थाली में मेरे साथ भोजन करेंगे? विकास जी, भाजपा में क्या दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक ये कार्यकर्ता है? बिल्कुल है। हमारे नहीं, मेरे साथ ही भोजन करेंगे दलित भाइयों के साथ एक थाली में, बल्कि जिम्मेदार पदों पर भी निमंत्रण दे रहा हूं है। मैं। हमारी पार्टी ने रामनाथ कोविंद जैसे दलित वर्ग से आने वाले व्यक्ति को इसका जवाब राष्ट्रपति दीजिए ना, बनाने का आप काम एक किया थाली में था। भोजन अभी करेंगे? जो द्रौपदी मुर्मू हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, महिला है, उन्हें हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। हम लोग लगातार दलितों के यहाँ जाते हैं, उनसे भाईचारा का व्यवहार संबंध रखते हैं। हम उनके घर भी भोजन करते हैं और उन्हें अपने घर भी बुलाते हैं और अपने घर अपने यहाँ में भोजन करते हैं। हम लोगों में कभी ऐसी कोई क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन वाली कोई हम लोगों के अंदर कोई भावना ही नहीं है। हमारे यहाँ कई संगठन में बड़े बड़े पदों पर जो है दलित हैं, हमारे यहाँ हर समाज से आने वाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो काम है, नारा ही सबका साथ सबका विकास है। और जब दलित हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी है तो हम उसे इग्नोर करके थोड़ी हम लोग आगे चल पाएंगे। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, हम अजीत जी से जानना चाहेंगे। ठीक है हर्षद जी, विकास जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूँ आप समाजवादी पार्टी की लिस्ट उठा करके देख लीजिए, चाहे विधायकों का चाहे कार्यकारिणी का, आप देखिए उसमें कितने दलित वर्ग से आने वाले पदाधिकारी हैं। और मैं कहता हूँ मैं अपनी पार्टी की कार्यकारिणी दिखाता हूँ, अजीत जी, तो फिर इनको शायद इनको आईना दिख जाएगा, लोग जुड़ेंगे तो न्याय मिलेगा, हम क्या बोल लोग जुड़ेंगे तो प्रेम भाईचारा सौहार्द बनेगा, काटेंगे नहीं। लोग आपस में जुड़े रहेंगे तो प्रेम, इस देश की जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता रही है, इस देश में जो प्रेम और सौहार्द रहा, भाईचारा रहा है, जुड़ेंगे तो ये चीजें बनेंगी, बरकरार रहेंगी। बीजेपी के लोग केवल नफरत और हिंसक भाषण करते हैं। मुख्यमंत्री के तो ऐसे ऐसे बयान है, अगर निकाल के सुन लिए जाएं, ये मुख्यमंत्री के बयान आपको शर्म आ जाएगी कि इस तरीके के एक मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान भी दे सकते हैं। और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उनके ऊपर खुद ऐसे कोई अपराध नहीं रहे कि जो अपराधियों की श्रेणी में आते हों, जो धाराएं लगी ना हो। 302 से लेकर के जितने भी मुकदमे थे, एक मुख्यमंत्री खुद अपना मुकदमा जब वापस लेता है
तो आप समझ सकते हैं कि इस मुख्यमंत्री से क्या आप आशा कर सकते हैं। ठीक है अजीत इनका जी, केवल हिंदू अजीत जी, मुस्लिम मंदिर हमने मस्जिद, पूछा इनका जो टारगेट रहता है ये किस लड़कों तरीके से से गलती हो नफरत जाती और है, ये दंगा किस नेता फैला का बयान करके था? हम चुनाव जरा जीते। महोदय को यह भी इनको याद करना देश के चाहिए। नौजवानों से, जनाब देश के कैसी बिना किसानों सिर के, पैर के देश आरोप के लगाते महिलाओं हैं आप। से आपको पहले और अपने आप देश को के देखना जितने चाहिए कि भी हम कहाँ से आ रहे हैं, गरीब हमारी गुरबे पार्टी की के लोग ओरिजिन हैं, क्या है, मजदूर हैं, हमारे यहाँ मजलूम किस हैं, प्रकार की भाषा इनसे शैली इनका का प्रयोग मतलब होता नहीं है। है। किस उनके यहाँ तरीके तो हर अभी पार्टियों में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने पूछा कि हम दलितों के यहाँ जहाँ बिटिया दलितों को घबराई, बुलाते हैं भोज में, समाजवादी आप पार्टी की खाएंगे? सरकार में ये महिलाओं से क्या कितना खाएंगे? झगड़ा मध्य होता था। प्रदेश में और इसकी आपने शिकार देखा होगा इसकी कि शिकार भाजपा की खुद सरकार थी, खुद एक डिम्पल दलित यादव के जी, ऊपर जो कि किस सांसद तरीके है, से वहाँ स्वयं कौन हुई थी। मनवादी वीडियो समाज से के विकास लोग जी, किस देखा था। तरीके अजीत से जी को पेशाब बोलने करके दीजिए। पिला रहे थे। उत्तर प्रदेश में आप बताइए कि क्या दलित लोग हिंदू नहीं है? सबसे ज्यादा हिंदू ही दलितों को प्रताड़ित करते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू ही दलितों को बिल्कुल नहीं। कहीं पे देखे होंगे कि मार पीट करके उनको थूक से चटाया जाता है, उनको घुटनों पे लेटा करके जो है माफी मंगवाया जाता है। तो बताइए क्या दलित हिंदू नहीं है? दलितों के साथ इस तरीके से अन्याय होता है। सबसे ज्यादा अब तक दलितों के साथ जो अन्याय किए हैं अजीत जी, इस बात का देश में। जवाब। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया बटोगे कटोगे का मतलब उन्होंने क्या समझा। विकास तिवारी ने बताया कि क्या मतलब बोल के भाजपा के नेता ने ये जवाब दिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि सपा ने इसका क्या मतलब निकाला, बटोगे तो कटोगे, क्योंकि भाजपा भी इसी के इर्द गिर्द रोज नए नारे ला रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, हम चाहेंगे टीम से कि आवाज एक बार चेक की जाए आपसे। अभी आ रही है अजीत जी? सपा का मतलब है बटोगे कटोगे का मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि हिंदू एक हो जाए सारे, वो अधिकार की मांग ना करें। ओबीसी के लोग अपने अधिकार की 69,000 में मांग ना करें। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई तब हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि उसमें जो है आरक्षण का जो इन लोगों ने घोटाला किया है, और जो छात्र नौजवान और हमारी बहनें आंदोलन कर रही पिछड़े समुदाय की, दलित समुदाय की, अल्पसंख्यक समुदाय की, उनको क्यों नहीं न्याय दिलवाते इतने दिनों से? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जब कह दिया कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, इस भर्ती को रद्द करके उसका जो है फिर से मेरिट बनाया जाए, तब हम हिंदू नहीं है। जब हक अधिकार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन हम हिंदू तब हो जाते हैं जब इनको मुसलमान हिंदू का वोट लेना होगा, तब ये हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। बटोगे कटोगे का नारा इसी परिप्रेक्ष्य में लाया गया है कि वोट लेने के लिए कि हिंदू भाई एक हो जाएं, बस वोट के लिए कि, लेकिन आरक्षण की मांग ना करें, सामाजिक न्याय की बात ना करें। इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती है तब कहा जाता है कि मुसलमान भाई नेम प्लेट लगाएं, लेकिन मुसलमान भाई किस तरीके से इस देश में जो सौहार्द प्रेम है उसको दर्शाने का काम किया। लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर प्रेम और भाईचारा मिल करके लोगों ने पानी पिलाने का काम किया कांवड़ यात्रा के लोगों में जो जा रहे थे वहां पे का जो है, तो उस पर ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ नफरती भाषण देने का काम करेंगे। इनके प्रवक्ता बैठ जाएंगे टीवी पे और पीछे का गड़ा मुर्दा उखाड़ना शुरू कर देंगे। अरे भाई सरकार में आप हो, आप बताओ कि आप क्या कर रहे हो। हिंदुओं के साथ क्या स्वास्थ्य शिक्षा अगर सुधर जाएगी तो उसमें केवल मुसलमानों को ही मिलती है, हिंदुओं को स्वास्थ्य शिक्षा नहीं चाहिए? ये हम तो कहते हैं समाजवादी लोग, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, हम लोग सेकुलर हैं। हम लोग कहते हैं कि जुड़ेंगे तो इस देश में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा और इस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इस देश के लोग मजबूत होंगे और इस देश का जो है डंका पूरे विश्व में बचेगा। लेकिन बीजेपी के लोग चाहते ही नहीं, ये तो केवल वोट की राजनीति करते हैं। बटोगे कटोगे जो नारा दिया गया, हम कहते हैं जुड़ेंगे तो इस देश में भाईचारा बना रहेगा, हमारा ये सोच है। ठीक है अजीत जी, आपकी बात का जवाब भाजपा प्रवक्ता से लेना चाहेंगे। विकास जी, अजीत यादव का कहना है कि जो भाजपा ने नारा दिया उसका मतलब ये है कि हिंदू एक होके रहे और मुसलमानों को वो अलग कर दे रहे हैं। क्या मतलब है आपके इस नारे का असल में? हिंदू मुसलमान को आप अलग करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है कि जिसकी जैसी समझ है वो उस प्रकार की बातें करता है। ठीक है। जो इनकी चूंकि राजनीति ही भेदभाव की रही है, डिस्क्रिमिनेशन की रही है, इसलिए इसी प्रकार का समझते हैं। ये हिंदू से क्या अर्थ समझते हैं? हमारा कहना है हिंदू शब्द हिंदुस्तान में रहने वाले उस प्रत्येक नागरिक से है जो देश को अपना मानता है, जो देश के प्रति प्यार करता है, जो देश में सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारा को बना के रखता है और जो देश की एकता और अखंडता की बात करता है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की भावना रखता है वह हिंदू है और हम उसको एक रहने की बात करते हैं। और हमें दिक्कत किससे है?
हमें दिक्कत उससे है कि जो देश में रहते हैं लेकिन देश को गाली देते हैं, जो देश में रहते हैं लेकिन देश की सत्ता को, देश की संसाधनों को लगातार गाली देते रहते हैं, तो देश में होने के बाद भी पाकिस्तान परस्त हैं, तो देश में रहने के बाद पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, आईएसआईएस के झंडे लहराते हैं, और क्या कहते हैं बांग्लादेश के झंडे लहराते हैं, जो इन सब देशों के प्रति अपना रखते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो वो पाकिस्तान की जीतने पर खुशी होते हैं। हमें ऐसे लोगों से नफरत है और हम इस लोगों को लगातार हम इनसे नफरत भी करेंगे और इनसे हम सतर्क रहने की बात करेंगे, और यदि ये कहीं इस प्रकार का अराजक गतिविधि करते हुए पकड़े जाएंगे तो हम उन्हें सबक भी सिखाएंगे, ये बात। और ऐसे लोगों को संरक्षण कौन देता है? और निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी और इनके सहयोगी दल ही इस तरह के लोगों को संरक्षण देते हैं, इसीलिए तो वो सपोले यहाँ पे पल रहे हैं, नहीं तो अब तक वो सब देश छोड़ के भाग चुके होते या देश की सीमाओं के बाहर हो चुके होते। योगी जी जब से प्रदेश में आए हैं, जो योगी जी ने जब से प्रदेश में आए हैं उन्होंने गुंडाराज को सफाई अभियान से रखा है। इसलिए एक सवाल पूछना चाहेंगे आप सब लोग, पहले अरशद जी से पूछना चाहेंगे। अरशद जी, इसी देश में ओवैसी कह सकते हैं कि 15 मिनट की छूट दे दो फिर बताते हैं, तौकीर रजा कह सकते हैं कि हमने अपने युवाओं को रोक रखा है वरना दिल्ली का घेराव करते कि तुम्हारी रूह कांप जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकते अपने देशवासियों को एक रहने के लिए, ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब हम तीनों से जानना चाहेंगे। अरशद रजा जी पहले आप बताइए, ऐसा क्यों? जी मैं बहुत बेबाकी से जवाब देता हूँ और दूंगा। ठीक है। अकबर ओवैसी ने ये भाषण दिया, उसकी सजा उन्होंने काटी, वो जेल के सलाखों के पीछे गए, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार, उनके निर्णय के अनुसार वो जेल के बाहर है। ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आज से वर्षों पुराने बयान के आधार पर लगातार उसकी पुनरावृत्ति की जाएगी? एक बात। दूसरी बात, ये बार बार भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इसी देश में रहने वाले किसी अन्य देश के प्रस्त लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं? क्या आपकी सरकार का इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि वो पता नहीं लगा पाता? मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी महाराष्ट्र की धरती पर किस प्रकार के नफरती बोल का इस्तेमाल किया गया, किस प्रकार से बंगाल में एक एक्टर है और गृह मंत्री जिनके कंधों पर इस देश की पूरी कानून व्यवस्था है, उनके सामने काटने और पीटने की बात कर रहे हैं, और गृह मंत्री जी मुस्कुरा रहे थे बंगाल की सरजमी पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में इनके केंद्रीय मंत्री हैं, हिमाचल की धरती से आते हैं, वो कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो ... ये बताए ना कि वो गद्दार कौन है? आरएसएस के मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा को नहीं फहराया गया, क्या आप उनको मानते हैं? हम तो शान से अपने हर कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय सुनिए, हम लोग किसी भी कार्यक्रम में देश के तिरंगे को सबसे ऊंचा रखते हैं, सबसे ऊपर, क्योंकि देश हमारे लिए फख्र का विषय है। हम इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, इस देश में हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं। इंडिया गेट पर चले जाइए और पढ़ लीजिए उन नामों को जिन नामों ने देश के स्वतंत्रता के जवाब देना चाहूंगा जी समय पर कितनी अपनी कुर्बानियां दी हैं। आपकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी, आपकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब पूछा गया तो बड़ा ही शानदार जवाब दिया था हमारे पूर्वजों ने कि अगर एक भी मुसलमानों के पीठ पर अगर गोली की निशान आ जाएगी तो हम इस स्वतंत्रता संग्राम से बाहर चले जाएंगे। कई घंटों ऑपरेशन चला, पोस्टमार्टम चला, लेकिन प्रत्येक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सीने पर गोली थी अंग्रेजों की। ऐसे लोग हैं हम। ठीक है, किसको आप बार-बार देश विरोधी लोग कह रहे हैं? ठीक है अजीत जी, हम देश विरोधी लोग नहीं हैं, हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत है, इसी मिट्टी में हम जाते हैं और इसी मिट्टी से वजू करते हैं। आप अपने आंख से अपने पट्टी को हटाइए और इस देश को एकजुट रखने का प्रयास करिए। सत्ता आपके हाथों में, जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है, और देश एक रहता है तभी जाकर के विकसित होता है, विकास करता है। आज से हमारे देश का इतिहास नहीं है, हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन आज आप जो ये नफरती बोल रहे हैं ना, राहुल जी ने कहा है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल कर रहेंगे। समय कम है अरशद जी, अजीत जी को जवाब देने दीजिए जी। केवल एक सवाल है अर्चना जी, समय कम है अरशद जी, समय कम है, केवल एक सवाल। ठीक है।
क्या जितने भी नफरती ये भाषण दिए जा रहे हैं उस पर एक भी मुकदमा दर्ज हुआ है? क्या चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है? क्यों नहीं लिया है? ये मेरा बड़ा सवाल है। ठीक है क्या अजीत जी, इन सभी संस्थाओं से ऊपर है कोई पार्टी? ठीक है अर्शद जी, समय कम है। अजीत जी बताइए। अजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। ठीक है विकास जी, अरशद जी ने कुछ सवाल पूछे, जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो ... मुझे नहीं लगता इस बात में कोई आपत्ति होनी चाहिए। उन्होंने देश के गद्दारों को गोली मारने की बात कही है। हो सकता है, मैं मानता हूं कि यह बात हमारे जो इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है उसमें कानून को इस प्रकार की सजा देने का अधिकार है, हम इसे पब्लिकली गोली नहीं मार सकते। लेकिन यह बात कोई किसी को उकसा या गोली मार देने के लिए नहीं कहा गया, या एक भाषण देने में या इस प्रकार की शैली, जैसे लोग को बोलते हैं कि ये एक सामान्य बातचीत में इस प्रकार से बात कही गई, जो मैं मानता हूं कि पूरी तरह से जायज नहीं था। लेकिन इस पे मिर्ची उन लोगों को लगनी चाहिए जो देश के गद्दार हैं। बाकी लोगों को क्यों इस बात पे मिर्ची लग रही है कि देश के गद्दारों को गोली मारने की बात कही गई, तो इसमें मिर्ची क्यों लगनी चाहिए? बल्कि तो इस बात को संरक्षण देना चाहिए और इस बात को और जोर से कहना चाहिए कि हाँ, यदि कोई देश का गद्दार है तो उसे इस प्रकार की कोई सजा देनी चाहिए कि जिससे एक नजीर बने। वो गद्दार है कौन? दूसरी बात, जहां तक झंडे की बात अभी कह रहे हैं, सत्ता में आप है ना, बताइए कौन है वो देश का गद्दार? समय समाप्त हो रहा है। ठीक है, जहां तक झंडे की बात कह अर्शद रहे जी, हैं, अजीत जी, विकास जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। तो वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उपचुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे वार पलटवार जारी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी बराबर लग रहे हैं। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।